स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से कुछ इंपॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ डिफिनेशंस को, साथ ही इस वीडियो में फुल डिस्क्राइब भी मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जब हम लोग भी सेकेंड ईयर में थे तो इस क्वेश्चन को हम लोग परीक्षा में फेस किए थे। ठीक है, मैंने जो अपना पेपर था उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि 70% बर्न के नर्सिंग देखभाल को डिफाइन करना है या फिर जलने की नर्सिंग देखभाल को हम लोग को बताना है। यानी कोई पेशेंट अगर जल जाता है, जैसे एबव जो जल जाता है या फिर ज़्यादा एक्सीज मात्रा में जल जाता है, उसको हम लोग कैसे नर्सिंग देखभाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग के समय भी आया था और इसको हमने उठाया है चूँकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2-3 अंतराल में ये लगभग हर एक राज्य में ये उठाता है। जैसे कि 2020-21 वाले बैच में जो मध्य प्रदेश है वहाँ भी उठाया था। साथ ही ये झारखंड में भी अभी जो हाल में बीता है एग्ज़ाम, और यूपी में भी, यहाँ भी इस क्वेश्चन को इसने उठाया था और इसका आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो इसमें हम लोग नर्सिंग जो केयर करते हैं वो पहला होता है आपातकालीन उपचार। चूँकि जो बर्निंग पेशेंट होते हैं, जलने वाले पेशेंट होते हैं, जो जल गए रहते हैं, वो इमरजेंसी के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, या उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इमरजेंसी में ही करते हैं। चूँकि 70% जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सीज मात्रा में जले हुए पेशेंट का हम लोग इसका केयर करते हैं, जिसमें हम लोग उसका वाइटल साइन को चेक करते हैं। साथ ही जो भी हिस्ट्री है, कैसे जला या फिर ये जलने का जो भी कारण है उसको हम लोग जानकारी लेते हैं। साथ ही उसका श्वास रोध, यानी किस कारण से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम लोग पहचानते हैं या फिर उसको जानने का कोशिश करते हैं और उसको निदान भी करते हैं। साथ ही O2 थेरेपी देते हैं। अगर सांस जो है वो ठीक तरह से नहीं जा रहा है तो उसको हम लोग OT थेरेपी देते हैं। साथ ही जो NG ट्यूब है उसको हम लोग देते हैं। साथ ही इंट्रावीनस तरल पदार्थ भी हम लोग देते हैं, जो IV के थ्रू हम लोग देते हैं। ठीक है, यानी आपातकालीन उपचार सबसे पहले करते हैं, जिसमें हम लोग वाइटल साइन, रोगी के जलने का हिस्ट्री, साथ ही श्वास रोध को पहचानते हैं, यानी किस कारण से श्वास जो है यानी सांस जो है वो अंदर नहीं जा रहा है, उसको पहचान के हम लोग O2 थेरेपी देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही NG ट्यूब डालते हैं और IV के थ्रू हम लोग फ्लूइड को देते हैं ताकि उसके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। साथ ही उसमें कैथेटर भी लगाते हैं ताकि उसको पेशाब करने में आसानी हो या फिर उसको सहूलियत प्रदान हो। दूसरा हम लोग करते हैं पुनर्निर्जलीकरण। चूँकि डिहाइड्रेट हुआ रहता है तो हम लोग इस कंडीशन में रिहाइड्रेट करने का पूरा कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग IV फ्लूइड देते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि IV फ्लूइड के थ्रू हम लोग तरल पदार्थ को देते हैं या जो सलाइन वगैरह है उसको देते हैं। ठीक है, IV फ्लूइड की जो देने का गति है उसको हम लोग पार्कलैंड सूत्र द्वारा देते हैं या निर्धारित करते हैं कि उसको किस तरह देना है। ठीक है, जो पार्कलैंड सूत्र है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन को उठाता है या आता है। ठीक है, इसमें पूछ देगा कि पार्कलैंड सूत्र को डिफाइन कीजिए या पार्कलैंड सूत्र को बताइए। ठीक है, जिसमें प्रथम 24 घंटे में दिए जाने वाले द्रव की जो मात्रा होती है वो शरीर के कुल जले हुए भाग या प्रतिशत को 4 ml प्रत्येक शरीर के भार के अनुसार देते हैं। ठीक है, यानी जो पेशेंट का बॉडी वेट होता है उसका कितना प्रतिशत भाग जला है उस हिसाब से 4 ml हम लोग पहले जो 24 घंटे है उसमें हम लोग फ्लूइड को देते हैं। प्रथम जो 24 घंटे में जो द्रव पदार्थ दी जाती है उसका आधा मात्रा प्रथम 8 घंटे में और बाकी जो आधी मात्रा होती है वो शेष 16 घंटे में दी जानी चाहिए। ठीक है, जो भी 24 घंटे में हम लोग, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो 4 ml शरीर के भार के अनुसार और जले हुए प्रतिशत भार के अनुसार हम लोग देते हैं, उसमें जो आधा मात्रा होता है, मान लीजिए कि अगर 1 लीटर हम लोग को फ्लूइड देना है तो उसका आधा लीटर जो है वो प्रथम 8 घंटे में ही दे दिया जाता है और अंतिम जो आधा लीटर होता है वो अंतिम जो बचा हुआ 16 घंटा है उसमें दिया जाता है। साथ ही अगले 24 घंटे में दी जाने वाली द्रव की मात्रा जो होती है वो शरीर का जला हुआ भाग में 0.5 ml गुने शरीर का भार। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट का 70% भाग जला है, ठीक है, और उसका वेट जो है वो 40 kg है। ठीक है, तब उसमें हम लोग देते हैं तो उसका जो भार होगा वो 40 kg और उसका जो प्रतिशत भाग जला है वो 70%। उसका जो कुल हम लोग फ्लूइड देंगे वो 70 गुने 40 गुने 0.5। ठीक है, यानी लगभग
1400 ml के आसपास देते हैं, ठीक है, लगभग 1400 ml के आसपास उसको हम लोग फ्लूइड देते हैं, ठीक है, प्रथम 24 घंटे में। इसमें से जो आधी मात्रा है यानी 700 ml जो है वो प्रथम 8 घंटे में दे दिया जाता है और जो शेष बच जाता है वो अगले 16 घंटे में दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया पार्कलैंड सूत्र। जो पार्कलैंड सूत्र होता है वो शरीर के भार और प्रतिशत भार के अनुसार 0.5 ml हम लोग गुना करके और उसको 24 घंटे में देते हैं, जिसमें 24 घंटा के पहले जो 8 घंटा होता है उसमें हम लोग टोटल फ्लूइड का जो भी कैलकुलेट करके निकाला गया है पार्कलैंड सूत्र द्वारा उसको हम लोग पहले 8 घंटे में दे देते हैं और जो शेष बचता है वो अंतिम जो होता है वो 16 घंटे में दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग संक्रमण से बचाव का कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, टिटनेस का टीका देते हैं, साथ ही घाव को ठीक प्रकार से सफाई यानी जो है ड्रेसिंग वगैरह करते हैं और पानी की धार के नीचे रखा जाता है। घाव को हम लोग सबसे पहले ड्रेसिंग वगैरह करते हैं ताकि जो है वो उसमें संक्रमण ना फैले और उसमें एंटीबायोटिक वगैरह और टिटनेस का भी टीका दिया जाता है। साथ ही जो विधिवत तरीके हैं उसके द्वारा जो मृत ऊतक हैं या जो पूरी तरह से जल गए ऊतक रहते हैं या त्वचा रहते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं और उस घाव पर एंटी माइक्रोबायल क्रीम लगाया जाता है, ठीक है। यानी हम लोग जो जले हुए पेशेंट रहते हैं उसके मृत ऊतकों और त्वचा को हटाते हैं, साथ ही वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल क्रीम को लगाते हैं। अब आते हैं जनरल मैनेजमेंट पे, ठीक है। जो जनरल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले रोगी जो अगर कॉन्शियस है तो उसकी गंभीरता यानी दर्द की गंभीरता को पता करते हैं या उसके जो भी जले हुए भाग होते हैं उसकी गंभीरता को पूछकर नोट करते हैं। साथ ही अगर तेज दर्द हो तो मॉर्फिन सल्फेट आईवी के थ्रू देते हैं, ठीक है। जो भी मॉर्फिन सल्फेट है अगर तेज दर्द वगैरह हो रहा है तो उसको हम लोग आईवी के थ्रू देते हैं। साथ ही घाव पर लंबे समय तक ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए, इससे नेक्रोसिस हो सकता है, यानी ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि अगर ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा समय तक या ज़्यादा दिनों तक अगर ड्रेसिंग ना हुआ है तो ये हो सकता है। साथ ही रोगी को आरामदायक स्थिति में रखा जाना चाहिए, ठीक है। जले हुए पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो आरामदायक स्थिति प्रदान करना होता है, ठीक है। तो वैसे रोगी को आरामदायक स्थिति में रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही रोगी तथा उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस कंडीशन में। समझ में आ गया। ये था कुछ जो जले हुए पेशेंट हैं उसका मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर नर्सिंग देखभाल। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है खाज यानी स्केबीज, ठीक है। ये एक त्वचा पर होने वाला परजीवी के थ्रू होने वाला एक गंभीर खुजली का स्थिति है जो इच माइट द्वारा होने वाला रोग होता है। यानी एक त्वचा से संबंधित ये रोग है जो इच माइट नामक परजीवी यानी जो भी वायरस है उसके थ्रू होता है। इच माइट को हम लोग सार्कोपट एस्केबिया होमनिस के भी नाम से जानते हैं। ये एक परजीवी होता है जिसके कारण गंभीर खुजली हमारे त्वचा पर होती है। इसका कारण क्या क्या है, तो एक होगा परजीवी जिसको हम लोग इच माइट के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो होता है। दूसरा होता है किसी खाज रोगी के संपर्क में आने से। तीसरा अस्वच्छता, यानी अगर हम लोग अस्वच्छ तरीके से रहें तो उस कंडीशन में भी दांत खाज खुजली वगैरह होने का संभावना रहता है। साथ ही पुराने कपड़े पहनने, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह संक्रमित जो भी कपड़े होते हैं या फिर जो ज़्यादा दिनों तक धुले हुए नहीं रहते हैं वैसे कपड़े पहनने से भी ये रोग होता है। साथ ही इस रोग से जो ग्रसित पेशेंट होते हैं उसके कपड़े या फिर जो भी वस्तुएं हैं उसका उपयोग करने से भी ये रोग होता है। यानी मोटा मोटी बोलें तो खास जो है यानी स्केबीज जो है वो एच माइट नाम करके एक परजीवी द्वारा फैलने वाला गंभीर खुजली होता है, ठीक है, जिसका कारण जो होता है वो संपर्क जो भी रोगी होते हैं उसके संपर्क में आने से, अस्वच्छ तरीके से रहने से, पुराने कपड़े पहनने से और जो खाज के रोगी होते हैं उसके कपड़े का उपयोग करने से ये फैलता है। साथ ही अब हम लोग देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर यानी लक्षण को, कौन कौन सा इसमें लक्षण आता है। तो एक तो है वो तेज खुजली होगा, जो त्वचा पे है वो तेज खुजली होगा। साथ ही त्वचा से बाल गिरेंगे यानी हेयर लॉस होगा। जो खुजली है वो रात में तेज हो जाएगा। साथ ही त्वचा पर लाल गांठें बनना शुरू हो गया, त्वचा छिलना स्टार्ट होगा और इसमें संक्रमण होने का भी खतरा ज़्यादा हो जाता है। साथ ही रेस्टलेसनेस होता है, साथ ही बेचैनी भी होता है, ठीक है। यानी खाज के रोगी होते हैं उसमें बाल गिरता है, तेज खुजली होता है, रात में जो होता है वो खुजली तेज होता है, लाल गांठें बनती है और त्वचा छिल जाती है। साथ ही त्वचा में संक्रमित होने का भी खतरा होता है, साथ ही बेचैनी भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया जो खाज के रोगी हैं उसमें फैलने वाला रोग किस कारण से फैलता है, उसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं और इसके
कारण क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेसेक्टोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसेक्टोमी। तो मेसेक्टोमी जो है एक शल्य क्रिया होती है जिसमें एक या दोनों स्तन को शल्य चिकित्सा या सर्जरी करके हम लोग काट के, या आंशिक रूप से ये बोले तो, या फिर पूर्ण रूप से हम लोग काट के हटा देते हैं। ठीक है, ये एक शल्य क्रिया होती है, यानी मेसेक्टोमी जो होती है वो एक शल्य क्रिया यानी सर्जरी की प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग सर्जरी करके एक या दोनों स्तन को आंशिक यानी हल्का या फिर पूर्ण रूप से हटा देते हैं। ये एक विशेष कंडीशन में अपनाया जाता है, जैसे कैंसर वगैरह हो गया रहता है या गंभीर इन्फेक्शन हो गया रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये सर्जरी करके और एक या दोनों स्तन को या तो आंशिक रूप से यानी जिस जगह पर संक्रमण या कैंसर के गांठ वगैरह फैलता है वहाँ काट के हटाते हैं, या फिर अगर पूर्ण रूप से फैल गया है तो एक या दोनों स्तन को हम लोग काट के और इसको हटा देते हैं। जो मेसेक्टोमी के पेशेंट होते हैं उसमें शल्य क्रिया यानी सर्जरी के पहले जो हम लोग देखभाल करते हैं वो क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो सभी जांचें एकत्रित करते हैं जिन्हें क्रमानुसार एकत्रित कर रोगी की फाइल को बनाते हैं। ठीक है, यानी मेसेक्टोमी के जो भी पेशेंट होते हैं उसका हम लोग जो भी निदान किए रहते हैं यानी जांच किए रहते हैं उसका हम लोग एक एक करके और सभी जांचों को हम लोग फाइल में लगाते हैं। साथ ही रोगी को यदि अन्य कोई रोग है तो उसका उपचार जारी रखते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया। इस सब कंडीशन में जो रोगी होते हैं उसका उपचार हम लोग नहीं छोड़ते हैं या उसका उपचार हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। साथ ही उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, जैसे सर्जरी के लाभ के बारे में बताते हैं, उसके घबराहट को दूर करते हैं। ठीक है, साथ ही उसके विधि संरक्षण जो होते हैं यानी जो सर्जरी से पहले जो लिखित रूप से हम लोग लेते हैं, जो सर्जरी से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं जिसमें खतरा वगैरह रहता है उसको हम लोग लिखित सहमति प्राप्त करते हैं। साथ ही रोगी के मन में सर्जरी के प्रति जो शंकाएं हैं उसको दूर करते हैं, यानी उसको अच्छी तरह से इसके बारे में बताते हैं। साथ ही रोगी तथा परिचितों को यानी जो भी उसके परिचित हैं उसको इस ऑपरेशन के बारे में या उसके लाभ और जटिलता के बारे में बताते हैं और सहमति प्राप्त करते हैं लिखित रूप से। साथ ही उसके वाइटल चिन्ह जो होते हैं उसको हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उसको हम लोग नोट करते जाते हैं। साथ ही रोगी को प्लास्टिक एवं रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के भी बारे में बताते हैं। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होता है उसके भी बारे में हम लोग रोगी तथा उसके अटेंडेंट को बताते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड भी दिए जाते हैं एवं इनटेक आउटपुट चार्ट भी मेंटेन करके हम लोग रखते हैं। ठीक है, जो भी रोगी होते हैं उसको आईवी फ्लूइड भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, या उसको मेंटेन करके रखा जाता है, साथ ही उसको हम लोग नोट भी करके रखते हैं और उसके जो भी गहने हैं, नाखून का पॉलिश वगैरह है, उसको हम लोग सर्जरी से पहले हटा देते हैं। ठीक है, और उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले रोगी के सर्जरी स्थल को तैयार कर देते हैं। जहाँ भी सर्जरी यानी जो स्तन है उसको वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे बाल वगैरह है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं या उसके शरीर पे कपड़ा वगैरह है उसको हम लोग हटा के और उसके बाद ही ऑपरेशन थिएटर में यानी ओटी रूम में शिफ्ट करते हैं। ये था ऑपरेशन के पहले का जो देखभाल होता है। ठीक है, यानी प्री ऑपरेटिव जो देखभाल होता है या केयर होता है उसको हम लोग ने अभी देखा। अब हम लोग देखेंगे जो शल्य क्रिया के पश्चात जो देखभाल होता है उसको। तो इसमें हम लोग पहले पेशेंट को जो ऑपरेशन किए रहते हैं पेशेंट वैसे को रिसीव करते हैं। साथ ही इसमें जो आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन है उसका हम लोग जो भी चार्ट है उसको मेंटेन करके रखते हैं तथा इसको हम लोग जारी रखते हैं। जो भी इन्फ्यूजन दिया रहता है उसको हम लोग जारी रखते हैं। साथ ही जो वाइटल साइन है उसका हम लोग नियमित मॉनिटरिंग करते हैं और उसको लिखित रूप से रखते हैं। जो भी मेंटेन चार्ट करते हैं उसको हम लोग करते हैं। साथ ही जो भी पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है चिकित्सक द्वारा या आदेश दिया जाता है उसको हम लोग देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या सीडेटिव जो ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग चिकित्सक यानी डॉक्टर के या सर्जन के आदेशानुसार जारी रखते हैं। साथ ही सर्जिकल साइट पर ब्लीडिंग या हीमेटोमा होने की आकलन करते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो चिकित्सक को सूचित करते हैं। साथ ही तीव्र दर्द होने पर हम लोग ओपियोइड एनाल्जेसिक भी दिया जाता है। साथ ही विश्वासपूर्ण नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को विकसित करना ये एक नर्स का प्रमुखता होता है पोस्ट ऑपरेटिव में। साथ ही रोगी को अस्पताल से छुट्टी यानी डिस्चार्ज करते समय स्वास्थ्य जो सलाह दी जाती है, जैसे धूम्रपान बंद करना, मद्यपान छोड़ना, व्यायाम करना, सकारात्मक जीवन जो शैली जीना, नियमित फॉलोअप, सही समय पर दवा लेना इत्यादि के बारे में बताया जाता है या उसको सलाह दिया जाता है। साथ ही रोगी को सही समय पर ड्रेसिंग भी करना जरूरी होता है या फिर ड्रेसिंग करने का सलाह दिया जाता है। अगला, रोगी को तेज दर्द होने पर
उसको भुजा को हल्का से ऊपर उठाना चाहिए, ठीक है, यानी हैंड को अपराइट पोजीशन में रख के और उसको दर्द से आराम दिलाना चाहिए या फिर दिलाने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही रोगी के सभी कुंठाओं व सवालों का धैर्यपूर्वक उचित जवाब देना चाहिए, जिससे उसके जो भी सवाल है उसका हल दिया जा सके और उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रदान हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।